नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। कुछ 10 से 15 साल पहले की बात है जब देश में बिजली की किल्लत इस कदर थी कि देश के कई हिस्सों में 2 से 4 घंटे बिजली आ जाए तो लोग इसे अपना नसीब समझते थे। यही नहीं, बिजली आने और जाने के समय के हिसाब से लोगों की दिनचर्या तय होती थी। बिजली की कमी ना सिर्फ आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही थी, बल्कि इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और खेती किसानी की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी हुई थी। लेकिन पिछले 8 से 10 साल में पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं उनसे इस सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। रिन्यूएबल और परंपरागत क्षमता में जोरदार बढ़ोतरी से पिछले 10 साल में देश में पावर जनरेशन क्षमता करीब करीब दोगुनी हो गई है। अब स्थिति यह हो गई है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत पावर सरप्लस वाला देश बन सकता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सुधार देखने को मिला है। कभी गर्दिश में रहने वाली सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। इसका असर पावर सेक्टर से जुड़े शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। पहले निवेशक इन शेयरों में पैसा लगाने से बचते थे, कतराते थे, लेकिन अब ये बाजार के डार्लिंग शेयर बन गए हैं। जी हां, आज मार्केट गपशप के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे इसी पावरफुल स्ट्रक्चर की और समझेंगे कि पावर गेम में आपका पैसा कैसे बन सकता है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और आगे इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया शरद आपका, आपने तमाम रिसर्च की है। आपसे बहुत बारीकी समझेंगे पावर का जो गेम है ना, बिकॉज काफी कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है शरद। ये जी बिल्कुल, जितना आसान दिखता उतना है नहीं। हाँ, और पहले क्या था कि पावर सेगमेंट सिर्फ डिविडेंड प्ले माना जाता था, लेकिन अब जो है ग्रोथ देखने मिल रहा है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले देखने मिल रहा है पावर सेगमेंट में। हम एक बटन दबाते हैं शरद बिजली ऑन हो जाती है, पंखे ऑन हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको जरा एक बार आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि पावर सेक्टर की तमाम कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन कौन से मोटा मोटी सेगमेंट है और उस सेगमेंट के हिसाब से क्या आपको रणनीति अपनी तय करनी चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें, एक सेगमेंट हो गया जनरेशन का, यानी कि बिजली जहां पर बनती है वो होगी जनरेशन कंपनीज। दूसरी होंगी ट्रांसमिशन वाली कंपनीज, यानी कि उस बिजली को फिर बड़े बड़े शहरों तक वायर्स के जरिए ले जाने वाली जो कंपनियां काम करती हैं, ग्रिड बनाती हैं, वो होगी ट्रांसमिशन कंपनीज। और एक होगी डिस्ट्रीब्यूशन, कि वहां से फिर जो रिटेल कंज्यूमर तक जो कंपनियां ले जाती हैं, घरों घरों तक बिजली सप्लाई करती हैं, वो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज। तो ये 3 मोटा मोटी सेगमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर इंफ्रा, यानी कि अगर पावर स्टेशन लगाना हो, कहीं ग्रिड बनाना हो, बिजली को पहुंचाने की जो मुकम्मल व्यवस्था वो करनी हो, ये पावर इंफ्रा वाली कंपनीज करती हैं। और एक सेगमेंट और है कि आजकल स्मार्ट मीटरिंग आपने काफ़ी देखी होगी, उस पर जोर है, तमाम कंपनीज को ऑर्डर भी मिल रहे हैं और ये खबरें लगातार चर्चा में हैं। तो स्मार्ट मीटरिंग वाली हो गई। और इन सेक्टर को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़े, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? आपने सुना होगा नाम, REC, PFC यही काम करती हैं। ये हैं फाइनेंसिंग कंपनीज जो पावर सेक्टर को लोन देती हैं। आजकल ये शेयर चल भी बहुत रहे हैं। शरद, आप ये बताइए, हमने REC, PFC का नाम तो बता दिया जी बिल्कुल, लेकिन जो बाकी हमने 5 सेगमेंट बताए, इनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं मोटा मोटी जो डोमिनेंट प्लेयर हैं ऑपरेशनली, जरा उनके नाम बता दीजिए आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ऑफकोर्स पावर कंपनी में जो जनरेशन कंपनीज है, लार्जली अभी भी कोल बेस्ड है भारत में। यहाँ पे बड़े नाम आते हैं, NTPC, CSC हुआ, टाटा पावर हुआ, JSW एनर्जी हुई, टोरेंट पावर है। तो ये जो है बड़े दिग्गज पावर जनरेशन के कंपनीज हैं अभिषेक। लेकिन इसके अलावा विंड पावर में भी बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली और हाल ही में जो है अब बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगे हैं, जहाँ पे आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी, इनमें जो है फोकस रहने वाला है। अगर आप हाइड्रो पावर की बात करें, और याद रखें अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो उसके कारण हाइड्रो पावर में भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। यहाँ पे NHPC और SGVN, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है फोकस रहने वाला है हाइड्रो पावर सेगमेंट में। और सोलर एनर्जी, यहाँ पे अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आपके अदानी ग्रीन, बोरोसिल्स, वारी और उजास जैसे कंपनीज जो है लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। और ट्रांसमिशन की बात करें तो पावर ग्रिड रहेगा, एंड ऑफ कोर्स अदानी ट्रांसमिशन और इंडिगेट ट्रस्ट रहेगा, जो एक टाइप से RET रहता है। ऑफ कोर्स पावर इंफ्रा के बारे में बात की, फाइनेंसिंग की आपने पहले ही बात कर ली थी, लेकिन जो पावर इंफ्रा के स्टॉक्स है ये भी बहुत अच्छे हैं। L&T, BHEL, ABB हुआ, KEC, सीमेंट्स इंडिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिग्गज प्लेयर्स जो है ओवरऑल देखने मिल रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, स्मार्ट मीटर्स। यहाँ पे 2 कंपनीज हैं नीश सेगमेंट में, जहाँ पे जीनस पावर और HPL, ये दोनों जो है फोकस में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में कंपनीज कौन सी हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो अगली बार से अगर आपके सामने टेलीविजन पर, उसके नीचे फ्लैश पर अगर कोई खबर आती है तो आपको देख के अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आखिर किन कंपनीज को फायदा होने वाला है। करेक्ट शरद? जी बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ शरद आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि आज से 15-20 साल पहले हालात बड़ी ख़राब थी। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो मैंने वो स्थितियाँ देखी हुई हैं कि पता चला कि एक हफ्ते दिन में बिजली आ रही है 6 घंटे, एक हफ्ते रात में 6 घंटे आ रही है। उसके बाद सन्नाटा, अंधेरा। आप तो खैर बड़े शहर में रहते थे। क्या आपने कभी इस स्थिति के बारे में सुना है किसी से? जी बिल्कुल, हमने सुना ज़रूर है। और हर शहर का और हर स्टेट का थोड़े अलग इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ है। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति थी? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी वैसे ही ऑलमोस्ट स्थिति थी, लेकिन देखा जाए तो रात-वात में अगर अगर समर टाइम में चला जाता था इलेक्ट्रिसिटी, तब बहुत प्रॉब्लम होती थी। स्पेशली समर मंथ्स में रात में होता था, तब इसलिए बचपन में मुझे कुछ-कुछ याद रहते थे। लेकिन बाद में अभी देखा गया है, जिस तरह हम लोग जो है ऐज किए हैं, जिस तरह भारत में जो चेंजेज़ आए हैं, उसमें बहुत कम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कट्स और ये सब। पहले बहुत होते थे और एक पार्ट ऑफ लाइफ हुआ करता था। करेक्ट। तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं और उस बदलाव के पीछे जो बड़ी वजह है वो है सरकार का इंटेंट, क्योंकि ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो टीएनडी लॉसेस होते थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते थे। आज भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनीज की है और ये मेजर पेन पॉइंट वाला एरिया है। हालांकि इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट मीटरिंग हो या फिर आपको बिजली सप्लायर की जो ऑप्शन सरकार दे रही है, उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने निजीकरण किया ताकि इस घाटे को ब्रिज किया जा सके। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है, एटीएनसी लॉस भी जिसको बोलते हैं शरद, आप देखिए हमारे देश में ना करीब 23-24% के आसपास है। अमेरिका से आप तुलना कीजिए तो वहाँ पर 6% है, चाइना की बात कीजिए 5% है, जापान की बात कीजिए वहाँ 4% है। तो ये अगर दर्द अगर दूर हो जाता है तो पावर की जो चमक है ना, जो लगातार फुलझड़ियाँ जो फूट रही हैं ना, धमाके और बड़े होंगे फिर। जी बिल्कुल, और इसको जो ट्रांसमिशन जो लॉसेस होती है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो कुछ-कुछ तार होते हैं जो एक लगाते हैं और चोरी करते हैं। तो ये जो चोरी होती है, कटिया कनेक्शन शरद। जी बिल्कुल, वो चोरी को जो है और कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज़ करे। और ऑफ कोर्स जो मीटरिंग के साथ जितने भी और लोग ऑर्गेनाइज स्पेस में आएंगे, तो बेनिफिट सबको मिलेगा इकोसिस्टम में। तो अभी भी एक लंबा जो जर्नी है उसको तय करना है हमें। लंबा सफर तय करना है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही है। 2000 अगर हम 15 की बात करें तो सरकार उदय स्कीम लेकर आई पावर सेक्टर के लिए, और उदय स्कीम का मकसद ये था कि उसमें कई 2-3 मोटिव्स थे बड़े बड़े कि कोल इंडिया के जो कोयले की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, और जहाँ पर ज़रूरत है कंपनियों को ज़्यादा लोन की उसको एफिशिएंट तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स के पूरा होने का असर हम देख रहे हैं कि पावर शेयरों में क्या धमाका हो रहा है। आप कोई भी पावर शेयर उठा के देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार देखिए। और 2023 का जो साल रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। हमारे साथ हमारे आज के ख़ास मेहमान आशीष कपूर जी भी जुड़ गए हैं और उनसे हम अब जानना चाहेंगे कि क्या पावर का जो गेम चल रहा है ये क्या लॉन्ग टर्म वाला गेम है या फिर शॉर्ट टर्म में जो कुछ हम देख रहे हैं अब थोड़ी सी स्थिरता की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर। आपसे सर यही समझना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए कि पावर सेक्टर आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी तो कोई भी देख रहा है उसको सारी की सारी पावर कंपनियां चल रही हैं, क्या एनएचपीसी, क्या एनटीपीसी, क्या एसजेवीएन, आइनॉक्स विंड, अब सारे के सारे शेयर धमाकेदार चल रहे हैं। आपको लगता है कि ये स्टोरी अभी यही खत्म नहीं होने वाली है और अभी और बेहतर दिन दिखेंगे यहां से? देखिए, मेरे मुताबिक पावर सेक्टर एक सीजनल एंड सेक्टर है। इसमें आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें तो ये सेक्टर ऐसा नहीं है जैसे कंजम्पशन है या बैंकिंग है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट हुआ है ओवर द पास्ट। अगर हुआ भी है तो बहुत सिलेक्ट काउंटर्स में हुआ है। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। काफी मूवमेंट आ चुका है, काफी हॉट सेक्टर है, तभी आप डिस्कशन में भी आ रहा है। पर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे मुताबिक इसमें बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जो कि एक्चुअल लॉन्ग टर्म में कैपिटल क्रिएट करते हैं या करेंगे। और ओवरऑल मेरे मुताबिक यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए मेरे मुताबिक। और एक जैसे आप मैं सुन रहा था जो आप बता रहे थे, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक सेगमेंट जरूर है जिसमें कि मैं समझूंगा कि आपको वैल्यू क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा पिक किया है। इवन वर्ल्ड वाइड अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो काफी ज्यादा अच्छी हो रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इट्स ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। तो रिन्यूएबल एनर्जी में मैं जरूर समझूंगा कि स्टॉक्स होंगे और स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे SW सोलर है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स हैं। इन सब में आप जरूर फोकस कर सकते हैं।
इनमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा यहाँ से। जो बाकी जनरेशन कंपनीज हैं या फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, वो जनरली काफी चल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म अभी थोड़ा और है, कोई मोमेंटम अच्छा है, बट इसमें से अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मेरे मुताबिक बहुत केयरफुली करनी चाहिए। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि पावर की जो कंजम्पशन है और यूजेज है वो बढ़ रहा है धीरे करके, बहुत रिमोट एरियाज में भी पावर जा रहा है। तो उसका फायदा इनडायरेक्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज को होगा, क्योंकि जहां पहले फैन या बाकी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स नहीं बिकते थे, वहां पे भी वो अब बिक रहे हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पे भी नजर रखनी चाहिए। इस अगर आप पावर की डिस्कशन कर रहे हो, तो कंपनीज लाइक हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये सब ऐसी कंपनीज जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंसेस बनाती हैं, उनमें भी मेरे मुताबिक फोकस होना चाहिए। उनका भी अच्छा आगे डिमांड आउटग्रो होगा, और उनमें ये स्टॉक्स अच्छे हैं कि इनमें कैपिटल क्रिएट अच्छा होता है, क्योंकि इनमें जो डिमांड है वो ज्यादा सेकुलर ग्रोथ करती है और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बेटर होती है। तो मेरे मुताबिक रिन्यूएबल पावर और दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन दोनों में ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, फाइनेंसिंग है, इन सेगमेंट्स में से ज्यादातर, मैं नहीं कहूंगा कि और नहीं है, अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में और मोमेंटम आएगा, पर ज्यादातर जो मूवमेंट है लॉन्ग टर्म नजरिए से खास करके वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हो चुका है। आशीष जी ने कहा कि सावधान रहना चाहिए पावर सेक्टर में, लेकिन सावधान क्यों रहना है? आशीष जी से थोड़ा सा और इस पर हम सफाई लेंगे। लेकिन शरद, जो रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं ना आशीष सर, वो बहुत क्रूशियल है। आप देखिए, अभी कुछ साल पहले तक 10% के आसपास का हिस्सा था रिन्यूएबल का पूरे जनरेशन में, अब 40, वो 40% हो गया है। जी बिल्कुल। तो ये जो कमाल हुआ है ना। अच्छा, दर्शकों को बता दें कि अगर हम परंपरागत ऊर्जा की अगर बात करें, फॉसिल फ्यूल वाला जो सेगमेंट है उससे करीब 60% बिजली जनरेट की जाती है। फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला, सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए, कोयला। और अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो उसमें विंड एनर्जी हो गया, उसमें सोलर एनर्जी हो गया, उसमें न्यूक्लियर पावर वाली एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया। ये सारे के सारे रिन्यूएबल स्पेस वाले हैं, और यहाँ पर आपने हाल फिलहाल शेयरों में भी रौनक देखी होगी। तो यहाँ चीजें बेहतर हो रही हैं, और इस स्पेस पर थोड़ा सा जिन कंपनियों का फोकस ज्यादा है वहां पर आपकी नजर ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आशीष जी, आपने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि सरकार की पॉलिसीज क्या सही दिशा में नहीं जा रही हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि कंपनीज का जो टीएनडी लॉस है वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, निजीकरण जहां हो रहा है उसका भी फायदा मिल रहा है। तो अभी भी जो पेन वाला एरिया क्या है? क्या आपको लगता है कि जो लॉन्ग टर्म जो पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेकर कई बार पेंच फंसा रहता है, वो दिक्कत वाला एरिया है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? देखिए, मेरे मुताबिक सिंपल चीज है कि आपका जो ये पूरा सेक्टर है वो काफी अच्छा रेगुलेटेड सेक्टर है। इसमें इसमें सरकारी नीति का कोई दिस्टिंग नहीं है। सरकारी नीतियां तो अच्छी हैं, तभी तो पावर हर जगह पहुंची है और इतना रिन्यूएबल एनर्जी में भी ग्रोथ आ रहा है। और जैसे आपने ठीक बताया कि टीएनडी लॉसेस और बहुत और अच्छे कदम उठाए गए हैं जिससे कि पावर सेक्टर में रिवाइवल आया है। मेरे मुताबिक सेक्टर चल गया है ऑलरेडी। एक तो है कि काफी प्राइसेस इसकी ऑलरेडी बढ़ गई हैं, और दूसरा मेरे मुताबिक इसमें इसमें आपको सावधान इसलिए भी रहना है क्योंकि ज्यादातर जो रिटर्न्स हैं वो रेगुलेटेड हैं। जो आपके जनरेशन के रिटर्न्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के रिटर्न्स हैं, उनमें एक कैपिंग है। उसमें ये नहीं होगा कि आपका अनलिमिटेड ग्रोथ आ जाएगा। अभी क्योंकि एक्सपैंड हुई है कैपेसिटीज, नए नए एरियाज में गया है पावर, तो नया एक डिमांड आया है, इसके कारण परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कंपनीज की और ग्रोथ आया है। बट ये इट्स नॉट समथिंग जो कि चलता जाएगा और जो कि अनलिमिटेड ऐसे ग्रो होगा। एक कहीं ना कहीं जाके सैचुरेशन भी आएगा, और क्योंकि कैपिंग है, प्राइसिंग, आपका प्राइसिंग पावर ये नहीं है, ये नहीं कर सकते कंपनीज की प्राइसिंग इंक्रीज करते जाएंगे ईयर ऑन ईयर। आपका प्राइसिंग में रेगुलेशन है, प्राइसिंग में कंट्रोल्स हैं, हर चीज में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे जनरेशन हो, देयर आर रेगुलेशंस जिसके साथ चलेगा। तो इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे अब आपका मान लीजिए, अब मैं तुलना करता हूँ, जैसे आपका कंज्यूमर कोई स्टॉक है, उसमें अगर डिमांड ग्रो कर रही है या कुछ सेगमेंट में डिमांड ग्रो कर रही है, तो डिमांड ग्रोथ का भी एक अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। दूसरा, प्राइसिंग पावर कंपनी के पास रहती है। कंपनी उसको पैकेजिंग अलग करके कुछ ना कुछ और कर करके अपनी मार्जिन और बढ़ा सकती है।
प्राइसिंग और बेटर कर सकती है, कोई और एफिशिएंसीज डाल सकती है उसके सिस्टम के अंदर। तो वो सब चीज इन सेगमेंट में, इस पावर सेगमेंट में नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके कोई पैकेजिंग ऐसे कर दो जिससे कि आपका और ज्यादा मार्जिन आ जाए। वे स्कोप नहीं है, और प्लस अनलिमिटेड डिमांड ग्रोथ का भी स्कोप नहीं है अभी, बिकॉज हम काफी पावर डेफिशिएंट थे काफी एरियाज में। तो इमीडिएटली एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और मेरे मुताबिक एक पेरिनियल, एक काइंड ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ ये नहीं है। इसमें आपका काफी रन अप हो चुका है, और मेरे मुताबिक यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में मेरे मुताबिक नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं पावर सेक्टर में। अभिषेक, मैं कहूँगा कि ऑफ कोर्स पिछले साल जो था डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस होती एक है। चीज मैं कहूंगा, हाँ। ये मुश्किल जो आशीष जी कह रहे हैं ना, ये रहेगा। आप देखिए कई राज्यों में सरकारें आती है, मुफ्त बिजली बांटने का वादा कर देती है कि हमारी सरकार आई मुफ्त बिजली। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तो शायद मुश्किलें बनी रहेंगी। और ये जो प्राइसिंग वाले कैप की बात कर रहे हैं आशीष जी ने, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जी बिल्कुल। कि अभी भी ना पेच फंसा हुआ कि थोड़ी कुछ चीजें सरकारी हैं, कुछ चीजें प्राइवेट हैं। अच्छा, वसूली वाला जो काम है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े हम दूर हैं अभी मंजिल से। ये तो सही कहा आपने। और ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, फ्रीबीज भी थोड़े बटे हैं, तो इसका तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन कुछ आंकड़ों पे ही फोकस करते हैं अभिषेक। यहाँ पे 90,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है। जो एटीसी लॉसेज आप बोल रहे थे भारत का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप कंपेयर करें यूएस के मार्केट्स या चाइना के मार्केट, इनके सब सिंगल डिजिट पे है, और हमारे जो इनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक स्कोप ऑफ ग्रोथ बनता है। इसके अलावा 6 लाख करोड़ का डेट है आपके वितरण के कंपनीज में। और इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो रेवेन्यू सेगमेंट है एग्रीकल्चर का, जहाँ पे पावर की खपत होती है, वहाँ पे जो है हिस्सा सिर्फ 21% का है, लेकिन आय सिर्फ 3% का है। ओहो हो, ये प्रॉब्लम तो हो गई। शरद, कुछ अच्छी चीज बताइए ना, क्योंकि हम ये सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे माहौल में कर रहे हैं, तो ये चल क्यों रहे हैं? कुछ तो ट्रिगर होगा इसके पीछे। बिल्कुल, तो इसके ट्रिगर क्या है बताइए। स्ट्रक्चरल ट्रिगर तो है। पावर डिमांड अगर FY23 के बारे में बात करें तो 9% की बढ़ोतरी हुई है। जो आपके जो लॉज आ रहे हैं, आपके गाइडलाइंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी चेंज देखने मिल रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट री रेटिंग फैक्टर है। याद रखिए पिछले साल जो उत्पादन हुई है दशक की वन ऑफ द लार्जेस्ट हुई है, डिकेड हाई जो है उत्पादन देखने मिली है। और रिन्यूएबल हिस्सा जो है वो आपने जो कहा था, अब वो 10% से बढ़ के 40% हो गया है। तो ऑफकोर्स इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म कितना सस्टेन करते हैं, ये एक सवाल रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी को लेकर सवाल रहेगा, जैसे कि शरद कह रहे हैं। आशीष जी, आपके पास फिर से आएंगे। आप कुछ अच्छे ट्रिगर शरद बता रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको कितना कन्विक्शन है इसको लेकर। आपको लगता है कि सही पाथ पर हैं, या फिर अभी हम सही रास्ते पर नहीं आए हैं, कोशिश कर रहे हैं? और आपको लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो क्या सही दिशा में है पावर सेक्टर को और पावरफुल बनाने के लिए? देखिए, मैं कहूँगा जनरली ये सरकार के जो पॉलिसीज रही हैं वो एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिहाज से काफी सही रही हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि भी पावर बहुत रिमोट जगह पे भी पहुंच गई है, और दूसरा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो रहा है, दोनों चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं। जहाँ पे मेरे को कंसर्न आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताए थे, और एक और पॉइंट जो अभी बताया गया कि इसमें बहुत पॉपुलर मूव्स की जाती हैं कि जब स्टेट इलेक्शन आता है तो फ्री पावर, फ्री, ऐसे कई चीजें अनाउंस की जाती हैं, जिसका कि कहीं ना कहीं जाकर इम्पैक्ट इन कंपनीज पे पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो ग्रोथ ऐसे नहीं कि सारे ही आपको बेचने हैं और सेक्टर पूरा ही नेगेटिव लिस्ट पे है। जैसे बताया मैंने मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी जो स्पेस है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं, और मेरे मुताबिक अभी और काफी कुछ चलना है। जैसे मैंने बताया बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, SW सोलर बड़ा अच्छा लगता है। और अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेना हो तो सुजलॉन, मेरे मुताबिक सुजलॉन भी एक अच्छा फॉर अ रिस्क, फॉर एन इन्वेस्टर हु इज कंफर्टेबल विद रिस्क, सुजलॉन में भी आप ऑन द वे डाउन आप बाइंग कर सकते हैं। जहां तक आप बाकी चीज रही, मेरे मुताबिक देखो पावर सेक्टर को मेरे मुताबिक प्ले करने का एक और तरीका, क्योंकि पावर हर जगह जारी है, तो आप इनडायरेक्टली प्ले कर सकते हो कि नॉट डोंट हैव टू गो टू द जनरेशन कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जहां पे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या प्राइसिंग प्रेशर है। आपको अगर हर जगह पावर पहुंच रही है तो हर जगह पे आपका
आपके गैजेट्स पहुंच रही हैं, अप्लायंसेस पहुंच रही हैं, तो उसके अंदर बहुत स्कोप है क्योंकि बहुत कंपनीज हैं और वायर की कंपनीज हैं, जैसे आपका पॉलीकैब है, किया केबल्स है, ऐसे बहुत वायर कंपनीज हैं, अप्लायंसेस कंपनीज हैं, जैसे मैंने हेवल्स बताया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके आपके बजाज इलेक्ट्रिकल, आपके ऐसे बहुत अप्लायंसेस हैं, वायर्स हैं और गैजेट्स हैं और चीजें जो आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या चीजों की डिमांड और आएगी जब बिजली हर जगह जाएगी और हर जगह एक तरह से ग्रोथ है और हर जगह इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और हर जगह एस्पिरेशन लेवल बढ़ रही है। पहले शायद ये अप्लायंसेस सिर्फ सिटीज में होते थे, अब रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं, रूरल रिमोट एरियाज में भी जाएंगे। तो ये सब चीजें मेरे मुताबिक आपको ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर सकती हैं फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। देखो हम ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में, पर अगर स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखा जाए तो आपको या मेरे मुताबिक दो सेगमेंट्स पकड़ने हैं, एक तो रिन्यूएबल्स जिसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, या फिर अप्लायंसेस के थ्रू आप इनडायरेक्टली ये जो पावर सप्लाई बढ़ रही है और रिमोट एरिया तक जा रही है उसको आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दरअसल शरद 5-6 मोटा मोटी सेगमेंट बनाए थे, आशीष जी ने उसको बढ़ा दिया, अप्लायंसेस वालों को भी उन्होंने इसमें क्लब कर दिया और अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग कि बात जो है। बेनिफिशियरी उसके हैं ना, जो एंड बेनिफिशियरी हैं उनको आप शामिल कीजिए, वहां पर आपके पैसे बनेंगे। लेकिन रिन्यूएबल पर आशीष जी बार बार जोर देके कह रहे हैं कि रिन्यूएबल पर ध्यान दीजिए, रिन्यूएबल पर ध्यान दीजिए। ये बताइए कि रिन्यूएबल में जो बड़ी कंपनीज है, क्योंकि आशीष जी को लिस्ट हम दिखा रहे थे, उसमें टाटा पावर भी है और सुजलॉन का नाम लिया है, 20 रुपए के आसपास शेयर फिर से आ गया है, अमेजिंग रैली रही है स्टॉक में बड़ी सुजलॉन रैली आई है। जी, की, बिल्कुल। आइनॉक्स विंड की अच्छी रैली रही है। आप रिन्यूएबल में किस तरह का कैपेक्स कर रही कंपनीज, जरा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, कैपेक्स भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि इनके वॉटेज कितनी है। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स हाइड्रो, विंड, सोलर, ये 3 सेगमेंट है। स्पेशली जो बड़े नाम आ रहे हैं यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हाइड्रो और विंड का ज़्यादा वेटेज है, और वहीं अगर सोलर की बात करें तो टाटा पावर आता है वहाँ पे। ऑफ कोर्स गुजरात स्टेट्स और तमिलनाडु स्टेट्स में जो है इनके ज़्यादातर प्लांट्स भी देखने मिले हैं। और अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनीज़ की तो एनटीपीसी, एसजीवीएन और एनएचपीसी जो है वो फोकस में रहेंगे। कैपेक्स की बात की थी अभिषेक आपने, अमाउंट्स देखिए पावर ग्रिड का 76,000 करोड़ का आया है। अगर आप देखें टाटा पावर, एनटीपीसी, इन सब का जो रेंज है लगभग आप कह सकते हैं 10,000 से 13,000 करोड़ तक का है। और ये आंकड़े जो है बहुत मतलब अगले 4 से 5 साल तक के जो है कैपेक्स लेवल्स के लिए, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है अभिषेक। इंटरेस्टिंग। तो रिन्यूएबल का जो पोर्टफोलियो है, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन तमाम कंपनीज में आपने रौनक देखी होगी और ये शेयर बखूबी चलते हुए दिखे हैं और कैपेक्स भी काफी लाइंड अप है। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि क्षमता विस्तार को लेकर कंपनियां कितना खर्च कर रही हैं। साधारण भाषा में क्षमता विस्तार आप समझ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कैपेक्स भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आशीष जी, आपने एक सेगमेंट तो उसमें जोड़ दिया कि इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले शेयरों को नजर में रखना चाहिए। ये बताइए कि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी कंपनीज की अपनी दिक्कतें हैं, सरकार के साथ कहीं ना कहीं इनकी चीजें जुड़ी हैं तार, लेकिन जो पावर इंफ्रा वाली कंपनीज हैं, केईसी हो गई, एलएनटी हो गई, बाकी भी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पावर इंफ्रा को फैसिलिटेट करती हैं। ग्रिड लगाने काम हुआ, वायरिंग करने काम हुआ, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने काम हुआ, इनमें भी दिक्कतें हैं क्या पेमेंट को लेकर, या फिर ये भी एक आकर्षक स्पेस है? देखिए, इसमें मैं जरूर कहूंगा कि आकर्षक स्पेस है रिलेटिवली, क्योंकि जैसे कंपनी जैसे एलएनटी है, उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं और डाइवर्सिफाइड भी है, इसमें जरूर अपॉर्चुनिटी है। एलएनटी मेरे को काफी पसंद आ रहा है, खास करके रिजल्ट्स के बाद। इसके अलावा पावर ग्रिड मेरे को काफी अच्छा लगता है। मेरे मुताबिक पावर ग्रिड में अभी भी स्कोप है इन्वेस्ट करने का। और जैसे मुझे बताया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अगर करें तो जैसे आपने ठीक बताया कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ये पावर से रिलेटेड जो अप्लायंसेस कंपनीज हैं, थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर फोकस करें तो काफी स्टॉक आइडियाज निकल जाएंगे। और अगर मैं आपको एक चीज बता, जस्ट एक काफी नोन चीज है वैसे, जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब एक फेमस कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज गई थी वहाँ गोल्ड माइनिंग करने के लिए, और बहुत सारी स्कोप होप था और सब बहुत सारी ऐसी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे कि भी सबको बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे। अल्टीमेटली जब एनालाइज किया गया तो सबसे ज्यादा पैसा
गोल्ड कंपनीज ने नहीं बनाया, पर जो गोल्ड कंपनीज, जो माइनिंग कंपनीज को जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी, लाइक शॉवल्स, लाइक बाकी ऐसी चीजें, उन लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए। तो मेरे मुताबिक पावर में भी ऐसा ही सिचुएशन है कि आपको पावर जनरेशन में नहीं इतना फोकस करना अभी, ना ही पावर की डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। आपको पावर से जुड़ी बाकी चीजें इनडायरेक्टली, जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ठीक बताया, ग्रिड इसका बहुत अच्छा एक कंपोनेंट है। पावर के अप्लायंसेस का जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वो एक और है। और जो नया सेगमेंट है रिन्यूएबल्स का, जिसपे कि डेफिनेटली फोकस रहना है, क्योंकि वो जिस तरह से एनवायरमेंट कंसर्न्स बढ़ रही हैं और जिस तरह से रिसोर्सेज का हमेशा शॉर्टेज रहता है, तो इन सब चीजों में अगर फोकस करते हैं तो बहुत स्टॉक आइडियाज हैं, मैंने कई बताए भी हैं। मेरे मुताबिक इसमें और काफी है, जैसे एलएनटी है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, पावर ग्रिड है, आपके कंज्यूमर अप्लायंसेस के बहुत हैं, रिन्यूएबल्स के बहुत आइडियाज हैं। तो इसमें काफी आइडियाज इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए और आगे चल के कैपिटल क्रिएट करने के लिए। तो तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं, और कौन कौन से सेगमेंट आकर्षक हैं वो सारे के सारे नाम आपके सामने आशीष जी ने रख दिए। पावर ग्रिड, एलएनटी, आरईसी, जीनेस, टाटा पावर का भी नाम इसमें शामिल है। तो तमाम कंपनीज हैं। पूरा कवरेज हो गया पूरे पावर पूरा सेक्टर कवरेज हो का। गया। सुजलॉन, एनएचपीसी, सुजलॉन पर क्या ना कि मुहर लगे कि नहीं भाई ये शेयर ठीक है। एनएचपीसी चल रहा है, हम देख रहे हैं। और बोरोसिल रिन्यूएबल, ये एक बड़ा बढ़िया नाम लिया सर ने। तो पावर, शायद पता है पावर ना कहते हैं कि अदृश्य ताकत है, आप देख नहीं सकते पावर लेकिन को। है हर जगह है। लेकिन जो तेजी शेयरों में दिखी है ना, वो सबको दिख रही है और अचंभित कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन जो शेयर आपको आशीष जी ने बताया उस पर आप फोकस कीजिए। यहाँ से आप चौतरफा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर है, सरकार की नीतियाँ बहुत काम करती हैं, लेकिन ये शेयर आपके काम के बहुत ज़्यादा हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और पूरा विस्तार से इस सेक्टर को समझाने के लिए, अपने शेयर बताने के लिए। शरद, आपका भी शुक्रिया कहेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनने के लिए। तो मार्केट गपशप के इस एडिशन में आज इतना ही। आप बने रहिए टीवी न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।